हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5th सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये जो टॉपिक है आपका प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर आप टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इजीली इस टॉपिक को समझ लेते हैं सो उसके बाद आप जो इसका एन पार्टिकल वाला टॉपिक है वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आप यहां डायग्राम में देखें, डायग्राम में अपने पास एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हैं, दो पार्टिकल हैं। सपोज ए और बी आर टू पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड m2। ए का मास है m1, बी का मास है m2। ओ सपोज ओरिजिन है, सो ओरिजिन से लेके ए तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने r1 कंसीडर किया है। ओरिजिन से लेके जो आपका बी पॉइंट है वहां तक का पोजीशन वेक्टर हमने r2 रिप्रेजेंट किया है r2 सिंबल से। और जो इनका सेंटर है, ये जो सी पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। यहां तक का जो अपना पोजीशन वेक्टर है वो हमने कैपिटल R और CM से डिनोट किया है। अब जो अपना AB जो ये टू पार्टिकल सिस्टम है इसके ऊपर दो टाइप की फोर्स अप्लाई होती है। एक होती है इंटरनल फोर्स जो ये A पार्टिकल B पे एक्सर्ट करता है और B पार्टिकल A पे करता है। राइट, और एक होती है एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम पे बाहर से अप्लाई होती है। लाइक अगर मैं बात करूं A की, तो A के ऊपर जो F1 है वो एक्सटर्नल फोर्स है और F12 ये इसकी इंटरनल फोर्स है। ऐसे ही B पॉइंट पे F2 इसकी एक्सटर्नल फोर्स है और F21 ये इसकी इंटरनल फोर्स है जो ये 1 पे लगा रहा है। मैंने यहाँ पे नीचे में लिखा है आपकी सिंप्लिसिटी के लिए 1 और 2, ये जो आपके पास फोर्स है ये आपके पास है एक्सटर्नल जो बाहर से सिस्टम पे अप्लाई हो रही है, और F12 और F21 ये आपस में एक दूसरे पे एक्सर्ट हो रही है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। जब भी सपोज आप पेपर के अंदर आप इसको करके आए तो ये डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको 2-3 लाइंस लिखनी होती है बेटा। लाइक कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम A एंड B हैविंग मास m1 एंड m2 having velocity v1 and v2 respectively, like that। आपको ये 2 और 3 लाइंस हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टाइप से लिखनी होती है। सो अभी बात करें r1 and r2 be position vector of A and B, then we can write velocity of first particle v1 is equal to dr1 by dt, like that। सेकेंड जो पार्टिकल है B उसकी वेलोसिटी आपकी v2 से अगर हम रिप्रेजेंट करें सो वो आपकी होगी dr2 by dt। राइट, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है आपका, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब जो आपकी ये फोर्स है F12 वो आपकी फोर्स 2-1 के इक्वल होगी विद नेगेटिव साइन। अब ये चीज अगर इधर नेगेटिव है तो सेकेंड साइड जाके पॉजिटिव, सो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। और एक टाइप से अगर देखा जाए तो ये दो फोर्स थी क्या, ये दो फोर्स आपकी इंटरनल फोर्स थी A और B की जो आपस में एक्सर्ट हो रही थी। दैट मीन्स सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। ओके, इसको हम यूज करेंगे। सो मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब अगर बात करें पूरे सिस्टम की, ठीक है, सिस्टम में अभी हमने 2 ही पार्टिकल कंसीडर किए हैं, सो हम निकालेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। सो टोटल की बात की जा रही है। सो मैंने सिंबल F दिया है, आप इसको वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं, यस, क्योंकि हमने बाकी को सब में वेक्टर में किया है तो आप लेफ्ट और राइट को भी वेक्टर में ही रखें। यस, अब यहां देखें जो आपके पास फोर्स है वो सम है, ठीक है, किसका, पहले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो प्लस में दूसरे पार्टिकल पे। अब पहले पार्टिकल A पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम, ऐसे ही B पार्टिकल पे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया,
जो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस थी उनको अलग लिखा, अलग ब्रैकेट में, इंटरनल को अलग किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हम इक्वेशन फर्स्ट को पुट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला जो सेकंड पार्ट है आपका, यस, टोटल फोर्स का ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपका जीरो हो जाएगा। सो दैट मीन्स टोटल फोर्स ऑन कंप्लीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो आपकी है वो सब होगी आपका एक्सटर्नल फोर्सेस के इक्वल, राइट? F is equal to F1 plus F2। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया? 2 डाल दिया। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेन मोटो क्या है, हम निकालना क्या चाह रहे हैं इस टॉपिक से, मैं आपको वो थोड़ा बताती हूँ। ये जो C पॉइंट है पहले बच्चों, C पॉइंट पे आपका है सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का जो ये पोजीशन वेक्टर ये है R। सो हमें मेनली R को फाइंड आउट करना है और फिर इसके स्पेशल केस को डिस्कस करना है। तो वहां तक निकालने के लिए सबसे पहले हमें मदद लेनी पड़ेगी फोर्स की, ठीक है? फोर्स के बाद अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। अब हम ये किस पे अप्लाई करेंगे? हम इस फोर्स पे अप्लाई करके फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग लिख देंगे। लाइक F1 इज इक्वल टू d बाई डी टी, क्योंकि हम P को चेंज करके m इंटू v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो क्योंकि अपने पास पहले पार्टिकल की फोर्स है तो m1 इंटू v1, पहले ही पार्टिकल का मास, पहले ही पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने पुट किया। ऐसे ही हमने सेकेंड पार्टिकल के मास और सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी को पुट किया और ये दोनों एक्सप्रेशन को जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट थी, यस, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 में पुट किया, ठीक है? ये पुट करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, V1 हमारे पास था dr1 बाई dt, V2 की वैल्यू थी बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने लिखा था dr2 बाई dt, वो वैल्यू को हमने पुट किया है, वेलोसिटी को v को हमने dr बाई dt की फॉर्म में दोनों पार्टिकल्स के लिए पुट किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास m1 है मास, ये कांस्टेंट होता है, इसको डेरिवेटिव के अंदर रखो बाहर रखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां से इस m1 को इस डेरिवेटिव के अंदर लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में। ऐसे ही m2 को यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चेक करें एक बारी, हमने m1 और m2 को ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, डेरिवेटिव को बाहर कर दिया है। अब यहां से देखें d बाई डी टी दोनों आपके टर्म्स में कॉमन आ रहा था और हमारे पास बाहर भी d बाई डी टी है। तो जब आप इस अंदर वाले d बाई डी टी को बाहर लेके जाएंगे तो ये बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास? d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। सो अब हमारे पास फाइनली जो टोटल फोर्स है वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास? d स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू m1 r1 प्लस m2 r2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया है? 2 डाल दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? हम m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर वहां से अपने इस सेंटर ऑफ जो ये आपका है मास, इस पोजीशन वेक्टर की हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करके हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट आप आगे देखें, जो इक्वेशन सेकेंड थी उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय m1 प्लस m2 वी कैन। अगर इक्वेशन 2 में ऊपर नीचे हम m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करें और उसी से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा अपने पास? ये मल्टीप्लाई वाली टर्म है, ये डिवाइड वाली। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे वाले पार्ट को मैंने क्या पुट कर दिया? RCM, ठीक है? जो RCM है आपका जो पोजीशन वेक्टर का है, इस पूरी क्वांटिटी को उसके इक्वेट किया तो नेक्स्ट स्टेप में d स्क्वायर r बाई डी टी को यस हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन आ गई कंप्लीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे, राइट? सो अब यहां से थर्ड और फोर्थ को अगर आप कंपेयर करें तो RCM की वैल्यू क्या निकलेगी अपने पास? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। In this manner we can find out the position vector of R। ये जो R पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का है, ये हमने फाइंड आउट किया। ये तो था 2 सिस्टम के लिए। सपोज ये 3 के लिए होता या 4 के लिए होता तो हम इसको कैसे राइट डाउन करते? m1 r1 प्लस m2 r2
R3 सो ऑन अप टू, जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे सिस्टम के अंदर उतने ही ये टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई होती चलेगी अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन अप टू। सो ऐसे ही हम इस टर्म को mth के लिए भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो mth के लिए आप इसको कैसे लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन अप टू mn rn और अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn, राइट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है यस, सो आप mi ri और i आपका 1 से लेके कहां तक है, n तक, जहां तक आप उसको लेके जाना चाहते हो, अपॉन में समेशन mi और यहां पे भी जो आपका i है वो 1 से लेके कहां तक है आपका n तक। फिर समेशन mi को आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं, ठीक है, पूरे कंप्लीट जो सिस्टम है उसका मास निकालने के लिए। सो ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक था। लेकिन इस टॉपिक के बाद में ये तो आपका है बोर्ड एग्जाम के लिए या आपके फाइनल एग्जाम के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या आएगा वो डिस्कस करेंगे अब इस मेन रिजल्ट से। यस, ये जो आपका मेन रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट से आपको 3 या 4 में कंक्लूजन निकाल के दिखाती हूं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे। सो वेट अ मिनट।